हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। चलें स्टूडेंट, एक बार फटाफट बता दें सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बार कमेंट्स करें बच्चे, फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास काफ़ी डिलेड हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिलेड, बट अब आ ही गए हैं तो पढ़ाई कर ली जाए। एक बार कमेंट्स कर दें फटाफट, सबको आवाज़ आ रही है, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, आदेश दें फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करें। कमेंट करो, इतने कम बच्चे कमेंट्स करते हो, बाकी को क्या है, आवाज नहीं भी आएगी तो हो जाएगी क्या। अच्छा, कुछ दोबारा भी कमेंट्स कर देते हैं कि लो सर आपको कमेंट्स चाहिए तो हम लोग दोबारा कर देते हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड, स्टार्ट करते बच्चे। तो बच्चे आज है अकाउंटेंसी की क्लास, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके अंदर हम लोगों ने मेजरली बहुत सारा पोर्शंस क्लियर कर लिया है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ होमवर्क्स दिए थे। आपको अगर उन क्वेश्चंस में होमवर्क में डाउट होगा तो निश्चित तौर पे क्लास के अंत में हम लोग उन डाउट्स को भी लेकर के आएंगे। लेकिन सबसे पहले आज एक फ्रेश कॉन्सेप्ट करेंगे, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए और चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोगों ने अभी तक क्या कर रखा है, क्विक रिकैप अगर मैं दे दूं आपको, तो हम लोगों ने इनकम अकाउंट बनाना सीख रखा है, जिसे हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट जिसकी मदद से बनाना सीखे थे। दूसरे नंबर पे एक्सपेंस अकाउंट मैंने आपको सिखाया था। अगले पर हम लोगों ने स्पेसिफिक और जनरल फंड के ट्रीटमेंट को सीख लिया। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं बच्चे, वो है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स आज हम लोग सीखने वाले हैं। अब क्या होता है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स, मैं आपको बता दूं बच्चे। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे पास सर एक स्टॉक होता है और एक हमारे पास फिक्स एसेट्स होता है। स्टॉक मतलब किसी भी चीज का स्टॉक हो सकता है जिसको हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं अपने पास। तो जिस भी चीज की, जिस भी आइटम्स की, जिस भी इक्विपमेंट की, जिस भी एसेट्स की ओपनिंग और क्लोजिंग देता है, तो निश्चित तौर पे आपके दिमाग में आता होगा कि सर अगर कोई एसेट्स हमारे पास, भले ही वो स्पोर्ट्स मटेरियल हो, भले ही कोई इक्विपमेंट हो, या कोई सा भी हो, कोई सा भी हो, अगर मैं फिक्स एसेट बोलता हूं तो उसे भी मिले करके चलो, तो उसका कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, कुछ क्लोजिंग बैलेंस होगा, और इनके बीच का जो डिफरेंसेस होते हैं ना, वो खरीदना, बेचना और डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग नॉर्मल क्लास 11th के अंदर जब हम लोग डेप्रिसिएशन के चैप्टर पढ़ते थे तो उसको भी हम लोग देखते थे। तो दो प्रकार के एसेट्स हो सकते हैं इसके अंदर। एक आपका होता है बच्चे फिक्स एसेट, जिसको तो हम लोग डेप्रिसिएशन कह रहे हैं कि सर डिफरेंसेज आएगा तो हम लोग उसको डेप्रिसिएशन कह देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा एसेट्स है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो और वो आपका फिक्स एसेट्स नहीं है, तो फिर हम लोग उसके डिफरेंसेस जो आते हैं उसको डेप्रिसिएशन ना करके कहते हैं कंज्यूमेबल्स, हमने इस्तेमाल कर लिया है। अगर मैं इसे बोर्ड के ऊपर समझाने की कोशिश करूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा बच्चे। तो मैं कंज्यूमेबल्स बोलूं या डेप्रिसिएशन बोलूं तो फिर ज्यादा आपको समझ होकर के चलेगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर दोनों पढ़ करके चलना। आज मैंने क्योंकि शुरू में ही आपको बोला हम लोग कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स करेंगे, लेकिन दोनों एसेट्स हैं, क्या वो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो या कंज्यूमेबल्स कैलकुलेट करो, तो आपको कंफ्यूजन ना आए। दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग दिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना आए कि सर हम डेप्रिसिएशन निकालें या कंज्यूमेबल्स निकालें, तो हमें बताओ तो कैसे हम लोग पकड़ेंगे। तो वो सारी बातें हम लोग लेकर के यहां पर चलेंगे बच्चे। व्हेन वी टॉक अबाउट एसेट्स, ध्यान से देखना, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग एसेट्स की बात कर रहे हैं बच्चे, तो एक एसेट्स हम लोग कहते हैं दैट इज डेप्रिसिएबल एसेट्स, डेप्रिसिएबल एसेट्स, और एक को हम लोग कह सकते हैं दैट इज कंज्यूमेबल एसेट्स। एक हमारे जो एसेट्स हो सकते हैं दैट इज कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स एसेट्स। ये आपको देखने के लिए मिल सकता है जिसे आप कंज्यूम कर सकते हो, और मैं कंज्यूम को जो कि बोल सकता हूं टू बी यूज्ड, टू बी यूज्ड, जिसे हम लोग कंज्यूम्ड बोलते हैं। तो कंज्यूम्ड का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता, आप जिसका इस्तेमाल कर लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं कंज्यूम्ड। आपको पता है कि फिक्स एसेट्स जो होते हैं, जो डेप्रिसिएट होते हैं, और जितना आप इस्तेमाल करते हो वो भी डेप्रिशिएट ही होते हैं, वो भी डेप्रिशिएट ही हो रहे हैं, वो भी यूज्ड ही हो रहे हैं, लेकिन उनको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएबल एसेट्स। यानी ये भी जो हमारे हैं जनरली एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लेकर के चले तो दैट इज फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग यहां पर लेकर के चलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। तो बच्चे फिक्स एसेट्स का जितना आप इस्तेमाल करते हो, उनको आज तक हम लोग अपने अकाउंटेंसी की भाषा में इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्शन, जो उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाता है पोर्शन, भाई जितना इस्तेमाल कर लिए वो उसकी वैल्यू में गिरावट आ गई, वही तो हम लोग बोल करके चलते हैं।
जितना इस्तेमाल कर लिया उसकी वैल्यू में गिरावट आ गई, और वही हम लोग डेप्रिसिएशंस बोलते हैं। तो यहां हम लोग कैलकुलेट करके चलते हैं अपने डेप्रिसिएशंस। यहां हम लोग कैलकुलेट करके क्या करते हैं, यूज्ड पोर्शंस को जो हम लोग कहते हैं, यूज्ड पोर्शंस को हम लोग कहते हैं बच्चे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशंस को कहते हैं जो उसकी वैल्यू रिडक्शंस होती है। यूज्ड पोर्शन मतलब क्या है, वैल्यू रिडक्शन, उसको हम लोग कहते हैं जितने की वैल्यू गिर गई फिक्स एसेट्स की, उतना हम लोगों ने मान लिया हमने इस्तेमाल कर दिया, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो आपका एसेट्स की क्वांटिटी कम ज्यादा नहीं हो रही है, आपके फिक्स एसेट्स की क्वांटिटी कम ज्यादा नहीं हो रही है, बस उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है, पुराना हो रहा है। तो जितना पुराना हो गया उतना आपने इस्तेमाल कर लिया। मोटर कार चला रहे हो, 10 लाख का लिए थे, अगले साल 8 लाख का हो गया क्योंकि गिर गया, उसकी वैल्यू में डाउन है, तो आपने 2 लाख का मोटर कार यूज कर लिया। तो इसका मतलब थोड़ी ना चक्का बेच दिया होगा आपने और ये सारा चीज म्यूजिक सिस्टम बेच दिया होगा, नहीं। तो जितना आप इस्तेमाल कर लिए तो उसकी वैल्यू रिडक्शन आती है। पूरी की पूरी कार आपके सामने खड़ी है, उसकी क्वांटिटी रिडक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट कंज्यूमेबल्स, तो यहां जनरली आपको स्टॉक मिलेगा, स्टॉक ऑफ आइटम्स, जो आइटम्स होंगे उनके स्टॉक्स देखने के लिए आपको मिलेंगे। और यहां पर क्वांटिटी रिडक्शंस भी देखने के लिए मिल सकता है, क्वांटिटी रिडक्शन के साथ साथ वैल्यू रिडक्शंस भी देखने के लिए मिल सकता है। जैसे आपने मान लो कि आप एक क्लब चलाते हो और क्लब के अंदर आपने क्रिकेट बैट लिया हुआ है, बॉल लिया हुआ है, बैडमिंटन रैकेट लिया हुआ है, जो उसके अंदर कॉक आता है वो लिया हुआ आपने। तो ये सारी चीजें जब क्लब है तो लोग खेलेंगे। आपका जो स्टॉक ऑफ आइटम्स है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल्स है, या स्टॉक ऑफ कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, या कोई जनरल इक्विपमेंट है, तो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। कॉक जैसे जैसे खेलेंगे खत्म होता चलेगा, जैसे जैसे वो क्रिकेट खेलेंगे बॉल फटती जाएगी, बॉल इस्तेमाल होती जाएगी। तो उनके क्वांटिटी में भी रिडक्शन आ सकता है, वैल्यू में भी रिडक्शन आ सकता है। उन स्टॉक की जितने ज्यादा खपत होगी उसको आप क्या बोलोगे, डेप्रिशिएट कर गया आपका? नहीं, वहां पर हम लोग बोलते हैं, हम लोग वहां भी इस्तेमाल ही कर रहे हैं, और वहां इस्तेमाल को हम लोग कहते हैं कि हमारे मेंबर्स ने इन स्टॉक ऑफ आइटम्स को कंज्यूम्ड कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। दोनों एसेट्स हैं, याद रखिएगा, दोनों एसेट्स हैं। लेकिन फिक्स एसेट्स में जो वैल्यू रिडक्शंस आता है उसे ही हम लोग कहते हैं इस्तेमाल कर लिए, और उनके पोर्शंस को हम लोग कहते हैं डेप्रिशिएशंस। लेकिन जब हम लोग कंज्यूमेबल एसेट्स के ऊपर आते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये उनके जितने यूनिट्स आपने यूज कर ली अपने सुविधाएं देने में, लेने में, जो भी करने में, उन स्टॉक में जो गिरावट आ गई, वैल्यू रिडक्शन भी यहां भी हो सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि भैया वो कंज्यूम्ड हो गया। और मैं आपको बता दूं, दोनों खर्चे हैं, चाहे वो आपका कंज्यूम्ड एसेट्स या फिर आपका डेप्रिसिएटेड एसेट्स। तो जो उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है वो भी आपका खर्चा होता है, जो आपने कंज्यूम कर लिया उसका कॉस्ट वो भी आपका खर्चा होता है, दोनों खर्चे हैं। आप अगर याद आता होगा, आपने क्लास 11th के अंदर फाइनल अकाउंट में आपको याद आता होगा डेप्रिसिएशन वाला जो पोर्शन होता था, आप डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन ले जाकर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते थे, और इसके भी जो कॉस्ट आएंगे वो भी उठा करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजेंगे। और क्योंकि अब ये चैप्टर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन भी उठा करके कहां भेजेंगे, डेप्रिसिएशन उठा करके भी हम लोग भेजेंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। और ये जो कंज्यूमेबल्स है, जितना आपने कंज्यूम्ड कर लिया उसके कॉस्ट को भी उठा करके हम लोग भेजेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यानी ये दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों के इस्तेमाल को हमने डिफरेंट नाम दे दिया। इनके इस्तेमाल को हमने कह दिया कि भैया जितना तुम इस्तेमाल हो गए, तुम्हारे वैल्यू में रिडक्शन आ गया, तुमको हम कह रहे हैं डेप्रिशिएट हो गए। वो डेप्रिशिएशन उठा करके भेज देंगे, और डेप्रिशिएशन कई मेथड से आपने सीखे हुए, इनकी चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जो चलाना है वो कंज्यूमेबल्स के ऊपर चलाना है। तो यहां पर हम लोग जो करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, जो वैल्यू में गिरावट आती है, जो क्वांटिटी में गिरावट आती है, जितने कॉस्ट का सामान इस्तेमाल हो जाता है, वो कैलकुलेशंस के लिए हम लोग कहते हैं यूज्ड पोर्शंस के लिए। यहां पर जो यूज्ड पोर्शंस आएगा बच्चे, यहां पर जो हम लोग कह रहे हैं यूज्ड पोर्शन सेम एकदम, यूज्ड पोर्शंस को हम लोग कह रहे हैं कंज्यूम्ड। हमने उसे खर्च कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, और इसके लिए हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स। तो हमें आज टॉपिक ये चलानी थी, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये डेप्रिसिएशन भी साथ साथ इसलिए बता दिया
क्योंकि इसके भी ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू आपको दिखेगी और इसके भी क्लोजिंग ओपनिंग वैल्यू दिखेगी। बस यहां पर एक आइटम आपको दिखने वाला है, स्टॉक जैसा शब्द आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको लगेगा अच्छा सर स्टॉक देखते ही हम समझ जाएंगे हमें इनके कंज्यूमेबल्स निकालने हैं बस। और बाकी एसेट्स के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन करेंगे जैसे हम लोग बचपन में करते आ रहे हैं, इनकी चर्चा करेंगे जब करेंगे। आज का टॉपिक हम लोग ये है, इसी के साथ शुरू करेंगे, लेकिन इसको समझाने के लिए क्विक बैकअप मुझे एसेट्स के रूप में आपको दिखाना था। बच्चे एक बार क्लियर बच्चे बताएं, क्या आप सारे बच्चों को यह समझ आया कि इन दो प्रकार के एसेट्स पे, एक पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और एक के स्टॉक वाले आइटम्स पर, जो स्टॉक जैसा हमें दिख रहा है, जनरली हम लोग इसे करंट एसेट्स भी बोल सकते हैं इसे। तो क्या इन आइटम्स के ऊपर कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उसका पर्पस, उसका मतलब समझ आया कि नहीं समझ आया? दोनों डेप्रिसिएशन और कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स दोनों आपके जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। क्या आपको टॉपिक समझ आया सारे बच्चे? बिना टॉपिक समझे तो फिर पूरा चैप्टर ही नहीं समझ आता। तो डिटेल में मैं आपको लेकर के यहां तक लेकर के आया हूं बच्चे। फास्ट बताएंगे, फास्ट 10 सेकंड दे रहा हूं, फास्ट कमेंट्स करें। ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं हाँ। तो अब सारे बच्चे मेरे साथ टॉपिक डालें, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स अब पहचानने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि सर कैसे पता लगाएंगे, तो आपको पता है, मैंने कह दिया, चाहे वो फिक्स एसेट्स होंगे चाहे वो कंज्यूमेबल्स एसेट्स होंगे, लेकिन दोनों के यानी स्टॉक वाले ओपनिंग और क्लोजिंग डिटेल्स देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि सर इसका कंज्यूमेबल्स का हम लोग को कैलकुलेट करके चलना है। फास्ट सारे बच्चे मेरे साथ टॉपिक डालें, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स। अपने कॉपी के ऊपर टॉपिक डालो, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स। ठीक है, सारे बच्चे टॉपिक डाले, कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड आइटम्स या फिर स्टॉक। कितना आपने कंज्यूम्ड कर लिया या कितना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने कंज्यूम्ड कर लिया, और जितना पोर्शंस कंज्यूम्ड हो गया वो खर्च है और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग भेज देगा। अब ध्यान से सुनना, पहले ना सिंपल करेंगे, पहले बिल्कुल सिंपल करेंगे, फिर इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज में डालता चलूंगा। पहले सिंपल सिंपल करते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब सोचो, शुरू में मैं आपसे पूछता चलूंगा, ठीक है ना? शुरू में आपके पास, अभी कोई नोटिंग नहीं करेगा, ध्यान से देखना, बस टॉपिक डाल के छोड़ दो। ओपनिंग स्टॉक, मान लीजिए आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक है, एग्जांपल के तौर पे मैं यहां आपको दे रहा हूं 100 यूनिट, 100 रुपया, 100 रुपए का आइटम आपके पास यहां पड़ा हुआ है बच्चे। ओपनिंग स्टॉक आपके पास 100 का पड़ा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। यस सर, समझ आ गया। और आपने इस स्टॉक को और खरीद लिया, मान लीजिए स्पोर्ट्स आइटम ही है, मान लीजिए गेंदे हैं जो आपको खेलनी है, बॉल्स हैं, तो आपने और परचेज कर लिया। धीरे धीरे इसके अंदर मैं सारी बातें डिटेल में लेकर के आऊंगा। मैंने कहा कि आपने इस वर्ष में और खरीद लिया लगभग 50 बॉल्स और खरीद लिया आपने, या बैट आपने और खरीद लिया, या टेनिस बॉल, जो भी आप समझ लें। तो अब आपके पास हो गए कुल 150 बॉल इस्तेमाल करने के लिए। यानी अगर मैं बोलूं कि अब आपके कंज्यूम करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कुल कितने गेंदे अवेलेबल है, तो आप कहोगे सर हमारे पास 150 रुपए की गेंदे अवेलेबल है, हमारी कॉस्ट जो है वो 150 गेंदे की अवेलेबल, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद अगर मैं कहूं कि भाई लास्ट के वर्ष में जब आप जाकर के, मैंने बोला कि जाके खोलो क्लब, और क्लब के आप जाके अलमीरे में देखो कितनी गेंदें अभी रह गई हैं, तो आप जाकर के देखते हो और कहते हो कि सर हमने चेक किया कि हमारे क्लब के अलमीरे के अंदर 25 रुपए की गेंदें भी बची हुई हैं। मैं रुपए में बात कर रहा हूं, यूनिट्स में बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग फाइनेंस के बंदे हैं। आप यूनिट्स में भी सोच सकते हैं और बाद में, लेकिन उसकी वैल्यूएशंस आपको कॉस्ट में कहीं ना कहीं निकालनी होगी, रुपए में निकालनी होगी। तो आप यूनिट्स में सोचोगे तो बाद में जाकर के आपको रुपए में फिर भी मूल्यांकन उसका करना पड़ेगा, वैल्यूएशंस करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली रुपए में बात कर रहा हूं। शुरू में हमारे पास 100 रुपए की गेंदे थी, हमने 50 रुपए की गेंदे और खरीद ली। गेंदे मतलब गेंदा फुल नहीं, गेंदे मतलब बॉल्स की बात कर रहा हूं। तो 150 रुपए के बॉल्स हमारे पास कॉस्ट पर मौजूद थे, और अंत में मैंने कहा तो आपके पास 150 थे। अब मैं कह रहा हूं कि जाकर चेक करो अभी भी साल के अंत में कितना बचा। आप करो 25। अब बोलो जाकर के अपने छोटे भाई बहन को ये बता करके पूछो, तो वो तुमको बता देंगे कि साल भर के अंदर कितनी गेंदे आपने कंज्यूम्ड कर ली। फटाफट बताओ कितनी गेंदे मतलब कितने रुपए की गेंदे आपने कंज्यूम्ड कर ली, खर्च कर डाली आपने।
कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड स्टॉक, कंज्यूम्ड स्टॉक, तो ये आएगा आपका। लेकिन ये हमारे सामने जो एग्जांपल चल रहा है उसमें कितना आ रहा है, आप कह रहे हैं 125, सारे बच्चे कह रहे हैं 125। कितना सिंपल है कि सर शुरू में मेरे पास 100 रुपए की गेंद थी, 50 रुपए की गेंद और खरीद ली और माइनस कर दिया हमने यहां पर जो हमारे पास अंत में बचा, तो 125 हमने कर लिया सर। इससे सिंपल तो कुछ भी नहीं हो सकता, इससे सिंपल तो कुछ भी नहीं हो सकता, एकदम सिंपल। लेकिन अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट करता हूं। अब ध्यान से सुनना, सारे बच्चे एकदम फोकस्ड होकर के ध्यान से सुनेंगे। जब मैंने बात किया यहां परचेज, जब मैंने बात किया बच्चे परचेज, तो आपको पता होगा कि सर इसके अंदर तो दो प्रकार के परचेज हो सकते हैं। बिल्कुल, कौन कौन से? एक तो कैश वाले और एक क्रेडिट वाले। बोलो, यानी आप जब खरीदारी कर रहे हो अपने गेंदों की, तो आप कैश पर भी ला सकते हो और आप क्रेडिट पर भी ला सकते हो। सबको पता है? हाँ सर, क्योंकि इनके डाटा कलेक्ट करने पड़ेंगे ना। सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड इतना भोला तो नहीं है कि आपको सब दे देगा, लो भाई 100 रुपए का ये लो परचेज और ये लो माइनस करो, निकालो, दे दो। नहीं, वो क्या सोचता है, आप 12 के अंदर ही प्रचंड विद्वान हो चुके हैं, तो आपको वो इन मैटर्स के ऊपर चेक करेगा और इन डाटाज को छुपा छुपा करके देगा। तो कहेगा कि भैया कैश, तो कैश का डाटा कहां से निकलेगा? कैश का डाटा कहां से निकलेगा? कैश का डाटा निकलेगा बच्चे आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट से। या देखिए कहां कहां छुपा करके डाटा देता है, मैं साफ साफ नीचे लिख रहा हूं, यहां देखेंगे आप। जब मैंने कहा परचेज, तो याद रखिएगा परचेज्ड में आपका कैश भी आएगा, कैश परचेज, और आपका क्रेडिट परचेज। ये दोनों परचेज आपको देख करके चलने होंगे। और ये कोई टफ चीज नहीं सीख रहे हो आप, ये कोई टफ चीज नहीं सीख रहे हो, बचपन से जानते हो सारे के सारे तरीके से खरीदारी। और कैश के लिए मैं कहूंगा फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको चेक करना पड़ेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये जाकर के आपको रेफर करना पड़ेगा कि वहां से इनके डाटाज आपको मिलेंगे कि अच्छा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश परचेज होगा, तो कैश अकाउंट है ना आपका, कैश बुक की तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो वहां से मिलेगा। और क्रेडिट के लिए आपको वर्किंग बनानी पड़ेगी एक फ्रॉम सप्लायर अकाउंट, फ्रॉम सप्लायर अकाउंट। यानी ये दो महत्वपूर्ण खाते आपको ध्यान में रखना। सप्लायर को आप क्रेडिटर भी सोच सकते हैं, जो आपको सप्लाई करता है, जो आपको बेचता है, सेलर अकाउंट कह लो, सप्लायर अकाउंट कह लो, क्रेडिटर अकाउंट कह लो, सब एक ही है, सब एक ही है। जिससे आप उधार खरीद के लाओगे वो क्रेडिटर ही तो है। तो सप्लायर अकाउंट बोलूं या क्रेडिटर अकाउंट बोलूं, बात एक ही होती है। तो आपको कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट जब मैं बोल रहा हूं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समझिए। तो आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कैश परचेज की डिटेल मिलेगी, और सप्लायर यानी क्रेडिटर अकाउंट से आपको क्रेडिट से खरीद की जानकारी आपको मिलेगी। यानी दो महत्वपूर्ण खाते। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो क्वेश्चन खुद ही दे देता है या उसके डाटा आपको खुद ही दे देगा। एक आपको जो क्रेडिट खरीदारी आप करेंगे उसके लिए आपको क्रेडिटर अकाउंट या फिर सप्लायर अकाउंट की परफेक्ट जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी इसने एक और चीज को जन्म दिया है। किस चीज को जन्म दिया है? सप्लायर अकाउंट को। वो भी हमें सीखना पड़ेगा। चलो भाई, परचेस की डिटेल्ड एनालिसिस सारे बच्चों को समझ आ गई? फास्ट कमेंट्स करें, यानी अब मामला आगे बढ़ गया। आप ध्यान से सुनो, एक बार कमेंट्स करें फास्ट 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 फास्ट। यस सर, यानी जब व्हेन वी विल टेक ना परचेज, तो ऑल काइंड ऑफ परचेज, हमें कैश वाला परचेज भी चाहिए और क्रेडिट वाला भी परचेज चाहिए। नहीं है तो उसके लिए हम क्रेडिटर अकाउंट बनाना सीखेंगे, हम उसके लिए निकालना सीखेंगे कि कैसे हमारे सप्लायर अकाउंट बनते हैं। ठीक है, आप सारे बच्चे समझ गए कि ठीक है सर। और इस डिटेल्ड एनालिसिस के बाद आपको समझ आया कि ऑल काइंड ऑफ परचेज जा रहा है। चलो बच्चे कमेंट्स भी कर रहे हैं, हाँ सर समझ आ रहा है। आप ध्यान से सुनना, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कुछ स्टॉक के आइटम खुले बाजार में बेच दें, यानी आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने बेच दिया। आप उठा कह रहे हो कि ले जाओ यार बेच दो बाजार के अंदर, उठाओ बेचो, खत्म करो उसको। बोलो, क्या यू कैन डायरेक्टली सेल दिस स्टॉक और नॉट? यस, वी कैन सेल इट। लेकिन इफ यू सेल इट, तो भैया जो यूनिट्स, जो दाम के सामान आपने बेचने की वजह से कम किए हैं, क्या वो आपका कंज्यूम्ड आइटम्स है? मेरे को अपने दिल से पूछ करके बोलो। 100 आइटम था, उसमें से आपने 150 आइटम था, आपने अगर उसमें से 30 बेच दिया, तो क्या 30 आपने कंज्यूम्ड किया है क्या? मुझे बोलिए।
अगर 150 का सामान था और आपने 30 बेच दिया, तो क्या उस 30 वाले को 30 रुपए के आइटम्स को आप कहेंगे कि आपने कंज्यूम्ड किया? नहीं। यानी अगर आपने कुछ आइटम बेच दिया तो भाई उसकी लागत, उसकी कॉस्ट निकालो, वो आपने कंज्यूम नहीं किया। हमने जितना इस्तेमाल किया वो हमें चाहिए, हमने जितना इस्तेमाल किया वो हमें चाहिए। हमने लिखा है ना कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड स्टॉक, कंज्यूम्ड आइटम्स, हमें तो कंज्यूम्ड के डाटा चाहिए। तो इफ यू हैव सोल्ड एनीथिंग, इफ द ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज सोल्ड एनीथिंग, तो भाई कैसे आप उसको यहां पर छोड़ सकते हो? आपको निकालना पड़ेगा। और इसलिए आपको यहां पर कॉस्ट ऑफ स्टॉक सोल्ड यहां पर घटाना पड़ेगा। और ये एक नई चीज आपको पता चली, एक तो क्लोजिंग स्टॉक और एक ही आइटम। देखिए तब आप घटाएंगे यहां पर, और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में चेंजेस कर दूं, आपके आंसर्स बदलने स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने कहा 30 रुपए का स्टॉक आपने बेच भी दिया है बाजार के अंदर। अब मुझे बताओ कि कितना टोटल आपने, अब मैं शुरू से ना पूरी की पूरी कहानी बदल रहा हूं। आपके पास 100 रुपए के कॉस्ट का आपके पास पड़ा हुआ था ओपनिंग स्टॉक, आपने खरीदारी की, क्रेडिट और ये मिला करके 50 रुपए की तो आपके पास अवेलेबल हो गया 150। आपने 30 बेच दिया है और 25 अभी भी बचा है। तो बोलो तुमने खर्च कितना किया? फास्ट बताओ। 150 था, 30 बेच दिया, तो 150 में से 30 निकालो ना सर। अब आपके पास है 120, और 120 में से 25 अभी भी बचा हुआ है, तो कितना कंज्यूम कर लिया? तो सर हमने कंज्यूम कर लिया 95। यानी देखिए अगर सोल्ड के डिटेल्ड आपको दे दे, सोल्ड की भी डिटेल दे दे, तो सोल्ड भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने एग्जैक्टली जितना खर्च किया है हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के डाटा चाहिए। हम लोग आमतौर पे सिर्फ ओपनिंग, परचेज और माइनस क्लोजिंग देखते हैं, कॉस्ट ऑफ स्टॉक सोल्ड को नहीं देखते हैं, तो फिर हम लोग को दिक्कत आ जाती है। अब मैं वापस से आपका फीडबैक ले रहा हूं। कितने बच्चे समझ गए कि हां सर अगर कॉस्ट ऑफ स्टॉक सोल्ड है तो उसे भी निकालना पड़ेगा हमें? कितने बच्चे समझ गए कि ये दो चीज को निकाल करके सर बाहर करने वाले हैं हम लोग? फास्ट 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 बताएं, फटाफट 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 बताएं। यस, देखो होने के लिए तो ये भी हो सकता है ना कि यहां पर कोई हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया, हमारा कोई आइटम लॉस्ट हो गया, तो वो भी हमारा कंजम्पशंस नहीं है सर, वो भी हमारा कंजम्पशंस नहीं है अगर कोई आइटम्स लॉस्ट हो जाता है तो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जब वो क्वेश्चंस में आएगा तब हम बात करेंगे, क्योंकि लॉस्ट भी एक प्रकार का आपका खर्चा ही है। नुकसान हो गया, लॉस भी खर्चे के नेचर से मिलता जुलता रहेगा, तो उसके इसमें आ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं परेशान करेगा। यहां तक के आइटम्स आपको आपके लेवल तक, अगर हम लोग सीए फाउंडेशंस में होते या सीए इंटरमीडिएट में होते तो फिर मैं आपको वो लॉस्ट आइटम के ऊपर भी बात करता, लेकिन लॉस्ट आइटम के ऊपर भी मैं फिलहाल बात नहीं करूंगा, अदरवाइज आप अननेसेसरली कंफ्यूज होंगे। आपको इतनी बातें बस ध्यान में रख करके चलनी है, ठीक है। अब मैं आपको फिर थोड़ा सा और डिटेल लेकर कहता हूं। सर आपने यहां पर एक भाषा लिखा है कॉस्ट ऑफ स्टॉक सोल्ड। सर कॉस्ट मतलब क्या हम सेल्स वैल्यू ऑफ स्टॉक सोल्ड नहीं ले सकते क्या? सर एग्जाम में तो क्वेश्चन में देगा यूनिट सोल्ड सेल्स वैल्यू इतना, सर सेल्स वैल्यू दे दिया तो क्या हम सेल्स वैल्यू नहीं लिख सकते? बिल्कुल भी नहीं, सेल्स वैल्यू नहीं लिखोगे, याद रखना। स्पेशली मैंने यहां पर शब्द इस्तेमाल किया कॉस्ट, इसलिए मैं इस कॉस्ट को गोला बना करके इधर बगल में लिख रहा हूं, नॉट सेल वैल्यू। याद रखिएगा, सेल वैल्यू नहीं, सेल वैल्यू नहीं। अगला कंफ्यूजन बच्चों को यहीं पर होता है, सेल्स वैल्यू नहीं चलेगा, सेल्स प्राइस नहीं चलेगी, सेल वैल्यू नहीं चलेगा। याद रखिएगा इसको, नॉट सेल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू आपको करना है। क्योंकि आप ध्यान से समझ करके चलो, जब कोई चीज आप खरीदते हो तो खरीदने की प्राइस आपकी कॉस्ट होती है। आप कोई चीज खरीद तो आपको जो चीज जितने की पड़ती है आपकी कॉस्ट होती है, ये कॉस्ट पर रिकॉर्डेड है पहले से जो आपने खरीद करके रखा था। आपने अभी अभी जो खरीदा वो भी कॉस्ट पर रिकॉर्डेड है, क्लोजिंग स्टॉक वो भी आपका कॉस्ट पर रिकॉर्डेड है। तो भैया जितना आपने बेच दिया अगर आप सेल्स पे रिकॉर्ड कर दोगे तब तो मामला गड़बड़ हो गया, मामला हो गया गड़बड़ भी, आप फंस जाओगे, दिक्कत आएगी, समस्या आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मेरा बोलना है आप यहां से कॉस्ट ऑफ स्टॉक सोल्ड लिखेंगे और 30 कॉस्ट को हमने मान करके लिखा, तो याद रखिएगा सेल्स वैल्यू नहीं, कॉस्ट वैल्यू। क्वेश्चन में वो डिटेल्स देंगे जिसमें हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो क्या फाइनली सारे डिटेल्ड एनालिसिस हो गए? सर सारी वैल्यूज कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट,
एवरीथिंग, ऑल द वैल्यूज आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, ऑल द वैल्यूज आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, याद रखिएगा, ऑल द एबव वैल्यू आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। इसीलिए तो यहां पर कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड स्टॉक निकला है, सेल्स वैल्यू नहीं चाहिए अपने को, कॉस्ट वैल्यू चाहिए, इसीलिए तो निकला कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड स्टॉक। अच्छा तो सर एक बात और मुझे समझा दो, अगर इसकी सेल्स वैल्यू दी है, आपने यहां पे कॉस्ट लिखा है, तो सर सेल्स और कॉस्ट का फायदा भी तो कुछ हो रहा होगा ना? हाँ बिल्कुल हो रहा होगा, निश्चित तौर पे हो रहा होगा। उसको आप सीधे तौर पे ले जाकर के ना प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपका हो रहा है, ले जाकर के आप इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम में दिखा देना। भाई मान लो आपने 35 रुपए का कोई सामान बेचा, लेकिन मैंने कहा इस स्टेटमेंट पे आप सिर्फ 30 लिखिए, क्योंकि आपको सिर्फ कॉस्ट घटाना है। लेकिन 35 का बेचे हो 30 की चीज को, तो 5 का फायदा भी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तुमको इस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को बेचने में बाजार के अंदर हुआ होगा 5 रुपए का फायदा। सर उसकी ट्रीटमेंट तो छूट जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट से बनाने में यह खतरा तो रहता है, याद रखना। स्टेटमेंट से बनाने में आपको यह खतरा हमेशा रहता है, आपको खतरा है कि सर यहां हमने कॉस्ट दिखा दिया, लेकिन वो 5 का हिसाब किताब तो छूट जाएगा। यस बच्चे, वो 5 का जो हिसाब किताब है वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनकम बनेगा। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट इनकम साइड in income and expenditure account। तो ये है बच्चे स्टेटमेंट, जो कि आप अक्सर देख सकते हो। लेकिन मेरा मन कब तक नहीं मानता पता है? जब तक ना मैं आपको खाते से ना सिखा दूं ना सारी अच्छी अच्छी बातें, तब तक मेरा मन मानता ही नहीं है। आप इसे नोट करो, मैं सारी बातें आपको खाते से भी सिखाऊंगा। कितने बच्चों को खाते अच्छे लगते हैं? इस स्टेटमेंट से बेटर कितने बच्चों को खाते अच्छे लगते हैं? एक बार बताना। अकाउंट कितने को मजा आता है देख करके कि सर अकाउंट से समझना है करो, ये सब स्टेटमेंट वगैरह ना कंफ्यूज करता है हम लोगों को। मैं आपको अभी मैं हमेशा, क्योंकि मुझे क्या लगता है, कई बच्चे स्कूलों के अंदर ये स्टेटमेंट पढ़ करके आते हैं, फिर उनको दर्शन कराना जरूरी होता है। लेकिन मैं खाता बताऊंगा आपको, तो देखिएगा आप सारे बच्चे, मुझे अंदर से विश्वास है, आप खाते ही बनाना शुरू कर दोगे, मेरा हमेशा मानना है। तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल, याद रखना, ये स्टेटमेंट बनाया हमने, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स, याद रखिए ये स्टेटमेंट बनाया। लेकिन मैं आपको खाता अगर बनवाऊं ना, तो वो ज्यादा बेटर आपको समझ आएगा। ठीक है, यहां तक आप नोट करें, उसके बाद मैं बगल में आपको खाते बना करके समझा रहा हूं। एग्जाम में मेरा सजेशन यही होता है कि आप खाते बनाओ। ये स्टेटमेंट ना रटने वालों बच्चों के लिए है। फर्स्ट आप इसे एक बार नोट करें, फिर मैं आपको खाते बना करके सेम बात समझा रहा हूं। हाँ ये बच्चे, अब हम लोग सीख रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट को अपने खाते के जरिए। और खाता बहुत इंपॉर्टेंट होता है और खाता बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और हम लोग क्योंकि अब अच्छे बच्चे हैं, तो हम लोग खाते के जरिए भी जरूर सीखेंगे। अब इस पूरी की पूरी घटनाक्रम को ना मैं आपको स्टॉक अकाउंट के थ्रू बनाऊंगा। और आप सबको जैसे ही मैं बोलूंगा स्टॉक अकाउंट, आपको लगेगा सर स्टॉक अकाउंट क्या होता है? स्टॉक अकाउंट तो कभी नहीं पढ़ा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आपको याद आता होगा, आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है बचपन के अंदर, 1 साल पहले जब आप मासूम बच्चे थे, तो आपने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को ही बच्चे दूसरे तरीके से हम लोग मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बोल सकते हैं। तो मैं स्टॉक अकाउंट जब बोलता हूं ना, तो आप समझना कि वही ट्रेडिंग अकाउंट है। इसलिए नाम के आगे मैं लगा रहा हूं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग भी लिख सकते हो आप, ट्रेडिंग भी लिख सकते हो, क्योंकि अब हम लोग ट्रेड तो कर नहीं रहे। तो यहां पर आकर के ये सारी बात को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप लिखेंगे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। ये सारी बातें अब हम लोग स्टॉक अकाउंट के थ्रू समझ रहे हैं। कैसे बनेगा? अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं। इन्हीं बातों को अल्टरनेटिवली हम लोग बना रहे हैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। तो मेरा हमेशा मानना है कि आप खातों के जरिए अगर कंसेप्ट सीखो, तो बहुत ही बढ़िया आप कंसेप्ट को गेन करते हो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैंने आपको हिंट दे दिया है, समझ लेना कि ये ट्रेडिंग अकाउंट ही है, बस नाम हम लोग लिख रहे हैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। ये मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, सेम बातें
सारी की सारी बातें अब हम लोग खाते के जरिए सीख रहे हैं अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशंस में। अब सारे बच्चे सब आप जानते हो, जैसे मैं लिखूंगा आपको वैसे दिखने लगेगा। कैसे होगा सर? जो भी ओपनिंग स्टॉक है आप लिखो यहां पर स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक, यहां पर टू ओपनिंग स्टॉक, और याद रखिए आप बैलेंस बीडी भी बोल सकते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी बोल सकते हैं। ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया जी। ओके, अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हो आप लिखो यहां पर टू, यहां पर याद रखना टू जो मैं कह रहा हूं परचेजेस, तो आपको वही दोनों चीज है सर, कैश परचेज भी आना चाहिए एंड क्रेडिट परचेज भी आना चाहिए। तो कैश परचेज के लिए आपको पता है कहां आप जाओगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और क्रेडिट परचेज के लिए आपको पता है सप्लायर या फिर इसी का नाम है क्रेडिटर अकाउंट। तो ये देखिए कैश परचेज क्रेडिट परचेज, लिखना टू परचेज ही है, अंदर अंदर बस बात समझाया हमने। तो ये सारे के सारे आपके परचेजेस हो गए, आप देख सकते हो सारी चीजें। अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो आप लिखो क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक बच्चे। आप यहां पर क्लोजिंग स्टॉक चलाइए, यहां चलाया आपका। अगर आपने कोई सेल कर लिया तो याद आता है बचपन में आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे बाई सेल, और अब जब मैं लिख रहा हूं बाई सेल्स, तो आप यहां पर सेल्स वैल्यू ही चलाना, सेल्स वैल्यू ही चलाना। लेकिन सेल्स वैल्यू अगर यहां चलाते थे तो आपको याद आता है यहां पर प्रॉफिट, इसका जीपी आप यहां रिकॉर्ड करते थे। बोलो, आपको याद आ रहा है कि आप इसका जीपी यहां पर रिकॉर्ड करते थे? फटाफट बताओ मुझे, आप इसकी जीपी यहां पर आकर के रिकॉर्ड करते थे? तो अगर मैं कह रहा हूं, अब ध्यान से सुनो सारे बच्चे, अगर आपने ये सेल्स यहां लिख दिया और सेल्स वैल्यू लिख दिया ना यहां पर, अगर आपने सेल्स वैल्यू लिख दिया तो फिर इसकी जीपी यहां पर, इसकी जीपी यहां पर आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ती थी पहले भी कोई पहली बार नहीं कर रहे हो आप। तो आप सीधे ला करके यहां पर इसकी जीपी अगर दिखाने की कोशिश करोगे, ध्यान से फिर से देख लो, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, दिस इज परचेजेस, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीज आप देख सकते हो यहां पर सब कुछ। ये आपने सेल्स लिखा है, और इस सेल्स का सबका नहीं कह रहा हूं, इस सेल्स का प्रॉफिट अगर आप निकाल दो यहां पर, ध्यान से देखो, इस सेल्स का अगर आप निकाल दो तो क्या निकल करके आएगा यहां पर? यहां निकल करके आएगा आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टॉक। एकदम नेट बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखना ना, एकदम नेट बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ इस सेल्स का प्रॉफिट निकाल करके आपको कैंसिल करने के लिए मैंने कहा। सिर्फ इस सेल्स पर जितना प्रॉफिट एलिमेंट है वो मैंने निकाल करके कहा कि आप निकाल करके बच्चे यहां पर रिकॉर्ड कर दो। अब आओ उन्हीं डाटास को मैं भरवाता हूं वापस से आपको, वही डाटास को मैं आपको यहां पर भरवाता हूं। और मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए कि आपने 10 रुपए प्रॉफिट पर इसको बेचा था, ठीक है, 10 रुपए प्रॉफिट पे आपने बेचा था। अब ध्यान से सुनो, आपकी ओपनिंग स्टॉक कितनी थी? एग्जांपल वाले सारे बात को लेकर के आओ सर, 100 थी, और परचेस कितना करा आपने सर? 50 किया, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपके पास सर? 25 है, यहां पर 25 है, और आपने बेचा कितने का? ध्यान से देखो, आपने बेचा, लेकिन ये कॉस्ट है। जब स्टेटमेंट पे बनाया हमने तो कॉस्ट लिखा हमने, हम लोग यहां पर कॉस्ट लिखा। लेकिन अब मैं कह रहा हूं मान लो इसको आपने 10% प्रॉफिट पे बेचा था, फास्ट बताओ, 10% प्रॉफिट पे बेचा था। अब आपको सेल्स वैल्यू यहां पर रिकॉर्ड करने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10% प्रॉफिट मान लो तो कितना आ गया आपका मान लीजिए 33 का बेचा आपने, 33, 10% प्रॉफिट में आपने बेचा है 33। बताओ, अगर आपको मैं पूछूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं आप सारे बच्चों को पूछूं कि मुझे बताओ कितना कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल सारा, अगर आपको याद आता होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड आप 11th क्लास के अंदर भी देखते थे। वही सारी बातें हैं, नाम बदल गया है। ट्रेडिंग अकाउंट की जगह हम लोगों ने मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट के थ्रू इस पूरे स्टॉक की प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करी है यहां पर। चलिए फटाफट मुझे बताइए बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, फास्ट बताना, एक बार फास्ट बताना, बैलेंसिंग फिगर बताओ फटाफट फटाफट फटाफट, मुझे बैलेंसिंग फिगर बताओ।
जल्दी बताओ बैलेंसिंग फिगर, इसकी बैलेंसिंग फिगर बताओ। सबको आवाज जा रही है मेरी? क्योंकि इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। आवाज जा रही है सबको? एक मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है, आने लगी। अरे मेरे को ये बता रहा हूं कि हाँ आवाज आ रही है। तुम लोग ये बताने के लिए बैठे हो आवाज आ रही है। तुम लोग को इससे बैलेंसिंग फिगर पूछ रहे हैं ना, बैलेंसिंग फिगर तो बताओ एक बार कैलकुलेट करके। फटाफट बताओ, अपने इंटरनेट सही करो तुम लोग। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे घर के अंदर इंटरनेट ला करके फास्ट कराना। ठीक है, अभी सारे बच्चे कह रहे हैं 92, लेकिन अगर मैं कह दूं यहां पर 92 ना, तो याद रखना मैं वापस बोल रहा हूं, ध्यान से समझना तुमसे गलती क्या होगी, क्योंकि मैंने एक बार बोल दिया ना मेमोरेंडम स्टॉक है। ध्यान से सुनो, ठीक है अभी ध्यान दो। मेमोरेंडम स्टॉक है, अगर मैं कह देता ट्रेडिंग अकाउंट जैसा, तो आप ना यहां पर 92 लिखोगे तो वो जीपी हो गया। हमें जीपी थोड़ी ना चाहिए, हमें जीपी थोड़ी ना चाहिए, हमें तो दोनों आइटम चाहिए, कॉस्ट भी चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड भी चाहिए, और हमारा इस पर जो प्रॉफिट हो रहा है उसको अलग से चाहिए। इसलिए बच्चे मैंने क्या बोला, सेल्स जो आप लिख रहे हो उसी का सिर्फ प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ स्टॉक टू प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ स्टॉक, जितना इसको बेचने पर सिर्फ आपको सिर्फ इस पर जो प्रॉफिट है वो रिकॉर्ड करके बताओ। तो सिर्फ इस पर जो प्रॉफिट है वो कितने का आ रहा है, फास्ट बताएं मुझे, फास्ट बताएं मुझे कि सिर्फ इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3 रुपए का। वेरी गुड, यहां से तो वही है ना 3 रुपए का। वही चीज तो मैंने सिर्फ 30 लिखवा दी थी, 3 हटा करके मैंने 30 लिखवा दी थी, यहां मैंने 33 लिखा है। ओके, आप ध्यान से सुनिए, अगर टू प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ स्टॉक, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अब मैं थोड़ा साफ लिखा दूं, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ स्टॉक, क्या इसी को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टॉक। सिर्फ यहां पर सर 33 माइनस 3 जो हमारा है, यानी यहां पर 3 रुपए का हमने उठा करके क्या कर दिया, 3 रुपए का उठा करके सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये जो प्रॉफिट है जो इसके सेल पर हुआ है, आपको यहां पर मैंने घटवा दिया और आपने लिख दिया यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कोई दिक्कत नहीं होगा, जो भी फायदे नुकसान के आइटम हम लोग भेज रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अब मुझे अब बैलेंसिंग फिगर जो बताओगे वो होगा बच्चे कॉस्ट ऑफ आइटम कंज्यूम्ड। अब मुझे बैलेंसिंग फिगर बताइए कितना आ रहा है, फास्ट ये टोटल करके बताओ कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ आइटम कंज्यूम्ड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये है आपका कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड। यही है आपका बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ रहा है। बताइए कितना आ रहा है, 95। दिस इज 95। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल वाले फिगर्स भी मैंने भर दिए यहां पर, सब एग्जाम्पल वाले फिगर्स हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। क्या क्या लिखा हमने, ध्यान से देखिए फिर से। मैंने क्या कहा, ओपनिंग स्टॉक जो भी आपने परचेजेस किया और जो आपने बेचा वो घटाइए, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो घटाइए, तो ऑटोमेटिकली जो बैलेंसिंग फिगर आपका निकल करके आ रहा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड, यही होगा, यही बैलेंसिंग फिगर आएगा। अगर आप स्टेटमेंट से देखें तो भी आप ध्यान से सारे बच्चे देखें, देखो ओपनिंग प्लस परचेजेस, इधर आकर के प्लस हुआ, देखिए प्लस कराया मैंने कहा स्टॉक माइनस करो, लेकिन कॉस्ट लिखा, तो देखो वही काम तो कर रहे हो। 33 माइनस 3 आपको 30 पर रिकॉर्ड हुआ, यहां पर आकर के देख सकते हैं। 33 माइनस 3 मैंने कहा यहां पर 30 माइनस करो, और ये 3 मैंने कहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट द इनकम साइड। देखो खाते के अंदर मैंने डायरेक्टली इनकम में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 3 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करा दिया। और फिर मैंने कहा जो कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड स्टॉक आता है, कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड स्टॉक, ये आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किधर, एक्सपेंडिचर साइड में। ये देखिए इसके थ्रू भी तो यही निकला,
ये जो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स में कह रहा था कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर, यहां भी तो बैलेंसिंग फिगर यही है, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कॉस्ट ऑफ कंज्यूम। बोलिए कितने बच्चों को सारा का सारा, चाहे आप स्टेटमेंट देखें या फिर आप मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट देखें, बोलिए आपको समझ आया या फिर नहीं आया? छोड़ो, मुझे वो शिकायतें नहीं चाहिए। आप यहां बैठ करके अगर मुझे शिकायतें दे रहे हैं, आवाज कट रही है, आई कैन नॉट मेंटेन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट, यू एवरीबडी नो। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधाओं में कमी है, अगर इंटरनेट की वजह से आपकी क्लासेस कट रही हैं, बच्चे आप घर से सीधे देख रहे हो ये क्लासेस, हमारे स्टूडियो से नहीं देख रहे हो, क्लासरूम से नहीं देख रहे हो, तो आप अगर उस प्रकार के कमेंट्स करेंगे तो क्लास अनडाउटेबली डाइवर्ट होता है। यू हैव बैकअप क्लासेस, आप सारे बच्चों के पास बैकअप क्लासेस अवेलेबल होते हैं, आप बैकअप क्लासेस से जाकर के देखिए। आप मुझे क्लास के अंदर मैं कमेंट्स मांगता हूं, आंसर दो, आप लोग वहां कमेंट्स करते हो कि सर आवाज कट रही है, ये है वो, मेरी समस्या नहीं है, आप समझो इस बात को। अगर मैं अपनी व्यवस्था से अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, स्टूडियो के अंदर बैठा करके आपको क्लासेस दिखा रहा होता तो मैं उस पे इंटरनेट पे वर्क कर सकता। तुम्हारे घर के अंदर आकर के मैं कैसे इंटरनेट स्पीड अच्छा करूंगा? तो क्लास को डाइवर्ट ना करें, आप अपने सॉल्यूशंस के आंसर दें। अगर नहीं आ रहा है तो आप बैकअप क्लासेस में जाकर के सेम क्लासेस अच्छे रिकॉर्डिंग्स में आप जाकर के देखें। सॉल्यूशंस तो तुम लोग का आता नहीं है कमेंट्स में, कुछ गिने चुने बच्चे बार बार कमेंट्स देते रहते हैं, इसके अंदर आंसर्स बताते रहते हैं। अच्छा तो है तुम लोग इंटरनेट पे बोलते हो, ये नहीं बोलते हो कि सर ठंडी ज्यादा लग रही है। कुछ तो अभी कुछ दिन में ये भी बोलने लगेंगे, सर ठंडी ज्यादा लगने लगी है सर मुझे। अब बताओ ठंडी ज्यादा लगने लगी तो मैं क्या करूं? इधर से कैसे ब्लोअर चलाओ कि तुम्हारा गर्मी तुम लोग को घर में लगने लगे, आराम से पढ़ो। उन व्यवस्थाओं को आपको अपने घर के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा। पापा डांटने लगे, आज मन नहीं लग रहा है, घर के अंदर खाना अच्छा नहीं बना सर, वो सारी चीजें मुझे पढ़ाई पर अफेक्ट कर रही हैं सर, तो कैसे मैं उनकी समस्याएं निकालूंगा? समझदार बनिए, एक बार समझ लीजिए, अगर आपके इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो आपको समस्या आ सकती है, मेरी वॉइस में, मेरी वीडियोस के अंदर आ सकती है, लेकिन आप बैकअप में जाकर के इन क्लासेस को देखें। मेरे पास उपाय नहीं है कि मैं आपके घर के इंटरनेट को स्पीड में बढ़ा सकूं बच्चे, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन सॉल्यूशंस के आंसर दीजिए अगर आपको सुनाई दे रहा है तो। चलिए वापस से, क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली इन दोनों माध्यमों से, तो वापस से एक क्विक रिकैप करेंगे इन पूरी बातों के ऊपर और उसके बाद हम लोग काम करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी सीखने के लिए बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। देखो मैंने कहा कि स्टेटमेंट से अगर आप बना रहे हो तो आप फोकस रखना, ओपनिंग स्टॉक लो, परचेजेस लो, कैश वाले परचेज भी, क्रेडिट वाले परचेज भी, स्टॉक माइनस करना तो सिर्फ कॉस्ट माइनस करना, और कॉस्ट और याद रखना कॉस्ट और सेल्स वैल्यू का डिफरेंस आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेजना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेजना है, जो नोट्स के तौर पे लिख दिया मैंने, ओके। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो, जो कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड स्टॉक आ रहा है सीधे निकाल करके आप ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेज दो। ये तो हो गया स्टेटमेंट। अगर आप मेमोरेंडम स्टॉक के हिसाब से बनाओगे तो आप देखो यहां पर ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, आप सारी चीजें देख रहे हो यहां पर, बाई सेल्स, और इस सेल्स का प्रॉफिट मैंने कहा यहां माइनस कर दो। जैसे ही आप सेल्स का प्रॉफिट माइनस, मतलब अपोजिट साइड में होता है तो माइनस ही होता है एक्चुअली, लेकिन आपको पता है कि इनकम एंड जो भी आप नॉमिनल नेचर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर कह लो, ट्रेडिंग अकाउंट कह लो, जो भी कह लो, तो यहां मेमोरेंडम स्टॉक में भी जो प्रॉफिट एलिमेंट है आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना होता है। तो इससे रिलेटेड जो प्रॉफिट एलिमेंट है मैंने कहा कि निकाल करके यहां पर आप टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेज दो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टॉक, ऑटोमेटिकली जो बैलेंसिंग फिगर आएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड पोस्ट कर सकते हो। तो ये क्विक रिकैप बोला, आपको जैसे अच्छा लगे, जैसे भी आपको अच्छा लगे बच्चे, आप उस चीज को अपने सहूलियत के हिसाब से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मुझे बता दो किस बच्चे को कौन सा मेथड ज्यादा बेस्ट लगा, एक बार आप कमेंट्स करें कौन से बच्चे को ज्यादा बेस्ट मेथड लग रहा है। तो ये बहुत ही आसान मेथड था, इसको बहुत आसानी से हम सारे बच्चों ने सीख लिया, सबको दोनों आसान लग रहा, बहुत अच्छी बात है। अब मेमोरेंडम स्टॉक भी बना सकते हो। अच्छा एक बात याद रखना, मैंने आपको कह दिया आपके लेवल पे जनरली ये सेल्स वाले डिटेल बहुत कम आने वाले हैं, तो आपके लिए मौज हो जाएगा। अगर ये सेल्स का डिटेल नहीं आएगा तो ना तो आपको सेल्स लिखना है, ना तो उसका इधर प्रॉफिट एलिमेंट कैंसिल करना है, सिर्फ ओपनिंग प्लस परचेजेस और माइनस आप यहां पर क्लोजिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग बैलेंसिंग फिगर्स के तौर पर निकल करके आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं ये डाटा मिटा दूं, अदरवाइज आप में से कई सारे बच्चे हैं ना
जो इस डाटा को ढूंढेंगे, कहेंगे कि अरे ये डाटा कहां से आ गया, रटना है क्या 95 33 ये सारी चीजें। मैं मिटा रहा हूं इसको, आप अपने फॉर्मेट्स में सिर्फ और सिर्फ क्रॉस लगा करके ही लिखेंगे, आप इन डाटास को नहीं लिख लेना, क्योंकि तुम लोग का कुछ भी डाउट आ सकता है, मुझे पता है ना, तुम लोग होशियार बच्चे हो ना, तुम लोग कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहां पर इस पूरे डिस्कशंस में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो हम लोग को पता है, क्वेश्चन दे देता है उसकी डिटेल। अगर मान लीजिए क्रेडिट परचेस का डिटेल नहीं दिया और क्रेडिटर्स का खाता बनाना हो तो सर क्रेडिटर्स का भी तो खाता सिखा दो, उसे कैसे बनाएंगे बच्चे। क्रेडिटर्स अकाउंट बोलने से अच्छा, आप सारे बच्चे किताब भी लिखती है क्रेडिटर अकाउंट, लेकिन मैं आपको सजेशंस क्या बोल रहा हूं, आप लिखना स्टार्ट करो दैट इज सप्लायर अकाउंट। तो हम लोग क्रेडिटर अकाउंट नहीं बोल करके बोलना शुरू करेंगे सप्लायर अकाउंट। क्या बोलना शुरू करेंगे, लिखें फटाफट, तब तक मैं फॉर्मेट बना रहा हूं। सप्लायर अकाउंट हम लोग यहां से बोलेंगे सप्लायर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट। तो आप इसे क्रेडिटर अकाउंट ना बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं वजह बताऊंगा आपको क्यों मैं क्रेडिटर नहीं बोलना चाहता, मैं सप्लायर बोलना चाहता हूं। क्यों बना रहे हैं हम लोग सप्लायर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट, ध्यान से सुनो, क्योंकि हमें चाहिए क्रेडिट परचेज। किस लिए चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का कैलकुलेशन चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए हमें। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं सप्लायर अकाउंट, इसलिए कह रहा हूं आप सप्लायर अकाउंट चलाओ, इसलिए कह रहा हूं बच्चे क्योंकि हो सकता है सप्लायर को आप कभी कभी एडवांस पैसा दे दो। अब सोचो, अगर किसी बच्चे आप किसी सप्लायर को एडवांस पैसा दे करके रखे हो तो क्या आपका वो क्रेडिटर होगा क्या, सोच करके बताओ। अगर आप किसी सप्लायर को आपने एडवांस दे दिया है कि लो बाद में तुमसे सामान लेकर के जाएंगे, वो आपका क्रेडिटर होगा या डेटर हो जाएगा, खुद सोच करके बताओ। वो डेटर बन जाएगा। आपने किसी को एडवांस दे करके रखा है तो वो क्रेडिटर नहीं हो सकता। हां, आपने किसी सप्लायर से सामान ले रखा है, पैसे नहीं दिए तो फिर वो आपका क्रेडिटर है। तो एक ही व्यक्ति सप्लायर ही आपका, ध्यान से सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अगर आपने अपने सप्लायर को एडवांस पैसा दे करके रखा है तो वही सप्लायर आपका एसेट्स है, वो डेटर के नेचर का है। और अगर उसी सप्लायर से आपने सामान उधार खरीद करके रखा, पैसे नहीं दिए हैं, आउटस्टैंडिंग है उसका पैसा देना, तो वही सप्लायर आपका क्रेडिटर है, वही आपका क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा। क्योंकि किताब के अंदर जनरली हम लोग क्रेडिट परचेस देखते हैं तो हम लोग इसको क्रेडिटर अरे क्रेडिटर और डेटर का नेचर इस सप्लायर का बदलता रहेगा। अगर आपने इस सप्लायर को एडवांस पैसा दिया तो ये लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट्स है। याद रख लीजिए इस बात को, एक ही व्यक्ति को जब आप एडवांस देते हैं तो आपके लिए एसेट्स है, एक ही उसी व्यक्ति को जब आप कुछ उधार खरीद करके लेके आते हैं तो आपकी लायबिलिटीज है। तो यानी ये सप्लायर क्रेडिटर भी हो सकता है, डेटर भी हो सकता है। लेकिन आपके किताबों में हर जगह क्रेडिटर चलाएगा, स्कूलों के अंदर हम लोग हर जगह क्रेडिटर पढ़ करके चलते हैं। लेकिन मेरा मानना है आप सप्लायर खाता बोलिए और उनके नाम भी लिखिए। अगर नाम दिया हुआ है XYZ कंपनी तो XYZ कंपनी लिखिए। अब आपको तब ज्यादा बेटर समझ आएगा, तब ज्यादा बेटर समझ होकर के आएगा। अदरवाइज जब मैं यहां पर लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तो आपका मन अंदर से पूछेगा अरे है ये क्रेडिटर अकाउंट और सर लिख रहा है टू बैलेंस बीडी। हमने तो बचपन से पढ़ा है एसेट्स के खाते में टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। हां, अगर ये सप्लायर है और आपने इसे पैसा एडवांस दिया है तो ये टू बैलेंस बीडी हो सकता है, लेकिन जब मैं क्रेडिटर लिखूंगा ना तो आपको ये समझ नहीं आता। इसलिए मैं कह रहा हूं सप्लायर लिखिए। क्या है आपका, अगर आपने किसी सप्लायर को आपने एडवांस देकर के रखा कि बाद में आइटम लेकर के जाएंगे तो एडवांस, याद रखिएगा, एडवांस गिवन एज ऑन प्रीवियस ईयर के अंत में, एज ऑन एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो बच्चे क्या आ जाएगा आपका टू बैलेंस बीडी। एडवांस है, आपका एसेट्स है, इसी का क्लोजिंग अगर अंत में बाई बैलेंस कैरिड डाउन, एडवांस गिवन एज ऑन एंड ऑफ करंट ईयर, अगर एंड ऑफ प्रीवियस ईयर था कुछ एडवांस तो आप इधर लिखेंगे। यानी उस व्यक्ति को अगर आपने एक्स्ट्रा पैसा एडवांस में दे रखा है कि बाद में सामान लेकर के जाएंगे तो वो आपका एसेट्स हो गया। और अगर आपका कुछ आउटस्टैंडिंग चल रहा है
बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या है ये? आउटस्टैंडिंग, याद रखिए आउटस्टैंडिंग, पेमेंट करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर, यानी ये क्रेडिटर है आपका, जब आप उसका पैसा रोक करके रखेंगे। एज ऑन एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तब आप लाइबिलिटीज बोलिए, तब आप इधर से स्टार्ट करिए। यानी एक ही व्यक्ति आपका देख रहा है, इधर डेटर के भूमिका में भी है और क्रेडिटर के भूमिका में भी है। इसलिए मैंने कहा कि सप्लायर अकाउंट बोलिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। सप्लायर अकाउंट में बीच में लिख दो एकदम इसका नाम, सप्लायर अकाउंट। लेकिन अगर आप क्रेडिटर बोल करके भी ये सारी चीजें चलाएंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि आपकी किताब भी क्रेडिटर बोलते हुए भी टू बैलेंस बीडी लिखेगी। तो इसलिए आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझने के लिए मैंने आपको समझा दिया क्यों इधर से भी शुरू हो रहा है, क्योंकि इसी को आपने एडवांस दिया है, ठीक है। और अगर कोई क्रेडिटर आपका आउटस्टैंडिंग लास्ट में है तो टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी क्या है? आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर एज ऑन एंड ऑफ करेंट ईयर। बोलो, ये दोनों समझ आया सबको? क्या ये सारे बच्चों को समझ आया? क्यों मैं दोनों तरफ से बीडी और दोनों तरफ से सीडी लिख रहा हूं? क्या सारे बच्चों को समझ आया? कोरिलेट कर पा रहे हो? अगर आपने किसी को एडवांस दिया तो एसेट्स है, इसलिए उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन इधर से कर रहा है। और अगर आपने उसका सामान ले लिया, पैसे नहीं दिए उसी व्यक्ति को, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तो उसका लायबिलिटी इधर से शुरू किधर हो रहा है। बस बात खत्म। यस, चलिए चलिए, जितना जो समझ रहे हैं। अब देखो, इन बातों पर कमेंट्स नहीं आते हैं, बच्चे इतने सारे होते हैं मगर कमेंट्स नहीं आते हैं। फीडबैक देने में पता नहीं कहां ध्यान रहता है तुम लोग का। फीडबैक देने में भी तुम लोग की नानी याद आ जाती है, और बोलने पर तुम लोग खाली अपने घर की समस्याएं मेरे से डिस्कस करोगे। चलो ध्यान से देखो अभी, तो ये सारी चीजें लिख दिया। अब मैं बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। अगर आपने किसी व्यक्ति को कुछ पैसे दिए, उसकी एंट्री क्या करते थे? बचपन से सोचो, किसी भी व्यक्ति को अगर आप पैसे देते थे तो क्या एंट्री करते थे? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे कि नहीं करते थे? बचपन से करते थे, सप्लायर टू कैश, यही तो आप एंट्री करते थे। पेमेंट की एंट्री आप करते थे, सप्लायर या कोई भी व्यक्ति, सप्लायर टू कैश या फिर बैंक। तो भैया यही कैश और बैंक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट चल रहा है। तो क्या इस खाते के अंदर अगर हम पेमेंट कर रहे हैं साल भर के अंदर जो भी, तो क्या टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कर सकते हैं कि नहीं? पेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी आपने ड्यूरिंग द ईयर पेड किया है, बोलिए यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? एकदम सिंपल बात है। सप्लायर टू बैंक यानी सप्लायर टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट चला गया। अब सोचो, अगर आपने इससे कुछ उधार परचेजेस किया होता, उधार परचेज की एंट्री बताओ फटाफट। इस सप्लायर से आपने कुछ उधार खरीदा है, बोलो क्या आना चाहिए एंट्री में? अगर आपने कुछ उधार खरीदा है, बोलिए एंट्री क्या होगा? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज की मुझे एंट्री बताइए फटाफट, क्या आएगा सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, यही ना करोगे? यही तो करोगे, क्रेडिट परचेज टू सप्लायर। तो सप्लायर के खाते के अंदर ये जो आ रहा है परचेज, बोलिए क्या ये क्रेडिट परचेज है कि नहीं? बैलेंसिंग फिगर, यही बैलेंसिंग फिगर के तौर पे बच्चे आपका निकल जाएगा। याद रखिए, सारा कुछ लिखने के बाद जब आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो यही क्रेडिट परचेज आपका निकल जाएगा, और यही तो हमें चाहिए था। बोलो क्या क्रेडिट परचेज कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये डाटा देगा, 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 जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, बोलो क्या आ जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यही एंट्री के थ्रू तो आ रही है क्रेडिट परचेज, सिंपल बात है। और एक बार आपको क्रेडिट परचेज आ गया, आप ये क्रेडिट परचेज उठाएंगे अपने स्टेटमेंट या फिर मेमोरेंडम स्टॉक के अंदर, ये क्रेडिट परचेज का डाटा भरे, टोटल परचेज आ गया, उसके बाद आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड निकाल लेंगे। यानी अगर आपको कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड चाहिए तो आपको सारे परचेजेस चाहिए। कैश परचेज तो आसानी से आप निकाल लोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट से, या दिया रहेगा क्वेश्चन में। लेकिन क्रेडिट परचेज के लिए आपको ये खाता आना चाहिए, तब जाकर के आप बैलेंसिंग तौर पे ये बाय परचेज जो क्रेडिट परचेज निकल रहा है ये निकलेगा। इसकी मदद से आप फिर आकर के अपने स्टेटमेंट या स्टॉक अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट परचेज का डिटेल भरोगे, तब जाकर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना कॉस्ट कंज्यूम्ड हुआ वो निकलेगा। यानी समझ आया क्यों हमें सप्लायर अकाउंट भी साथ साथ सीखना पड़ता है? जब हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल या कॉस्ट ऑफ आइटम कंज्यूम्ड निकालते हैं तो साथ साथ सप्लायर अकाउंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोलो सब बच्चों को समझ आया? ये साथ साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ये दोनों खाते आपके ध्यान में भर गए अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से। फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन आप सबको पता है मजा कब तक नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। मजा कब तक नहीं है बताओ? मजा कब तक नहीं है? जब तक कृष्णा बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा, क्वेश्चन ना हो जाए। तो ठीक है बच्चे, अब हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एक न्यूमेरिकल नहीं सेजल, कई न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपकी क्लास आज एक्सटेंड होने वाली है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर। जो थक गए हैं मुझसे शिकायत नहीं करेंगे, वो आराम से बैकअप क्लासेस में जाकर के देखेंगे, रिकॉर्डिंग क्लास में जाकर देखेंगे। जिनके पास समय है वो मेरे साथ जुड़ेंगे। क्लास अगर 10 बजे रात तक भी जाती है तो मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मुझे लेकर के जाना है क्लास को। लेकिन आपके ऊपर तरस खाते हुए आपको मैं 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक दूंगा। 5 मिनट्स का ब्रेक रखें, उसके बाद हम लोग इसी क्लास का अगला हिस्सा शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो कितने बच्चे तैयार हैं अगले पार्ट के लिए? बोलो भाई। क्लास के बाद कितने बच्चे तैयार हैं अगले के लिए भी? बिल्कुल अंजलि, तुम्हारे डाउट्स पर भी आएंगे, आज क्लास लंबी चलेगी। वेरी गुड। तो चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद इसी आज के लेक्चर का पार्ट बी स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। जाइए आप अपने चाय पानी नाश्ता वॉशरूम जो भी जाना है चले जाएं, और उसके बाद वापस आएंगे सारे बच्चे 5 मिनट्स के बाद।